बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। समटाइम बड़ा मुश्किल होता है कि आपके अंदर इतना कुछ भरा हुआ हो, लेकिन फिर भी आपने अखलाकियात के दामन को ना थाम के रखना है और कोशिश करनी है कि आपके मुंह से ऐसी कोई बात ना निकल आए कि जिसमें किसी कम उम्र की तरबियत ऐसी हो जाए कि जो है सिस्टम के ख़िलाफ़ इस तरीके से खड़ा हो जाए कि जिस तरीके से सिस्टम इस वक्त हमारे साथ बिहेव कर रहा है। डेफिनेटली परवेज़ इलाही साहब का जिक्र करना है। आज की नैब की तरामीम के हवाले से बात करनी है, जहाँ एक जज साहब भी खड़े हो गए। उसकी कुछ तफसीलात हैं। सदर मुमलिकत का सरप्राइज़ फैक्टर आज का, ओ कानूनी मुशावरत उनकी कंप्लीट होगी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, वो मैंने आपको बताना है। और इसके अलावा दीगर कुछ ख़बरें भी मेरे पास हैं, वो मैं सारी आपके सामने रखता हूँ। मैंने कहा फिर कोशिश करूँगा कि इखलाकियत के दामन को सामने रखूँ, लेकिन आपने मेरे अल्फाज के अंदर से गुस्सा और वो जो तनकीद है वो आपने खुद ढूंढ लेनी है। चीज़ें एक के बाद एक पर रखता हूँ। सबसे पहले परवेज़ इलाही साहब का मामला लेते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पेशरफ्त हुई है उनके केस में जी। कल लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही साहब को बुलाया था, उन्होंने पेश नहीं किया, पुलिस ने, नैब ने पेश नहीं किया और आएँ बाएँ शाएँ करते रहे। फिर आज की मोहलत मिली गई तो आज भी अहकामात इतने तगड़े थे, उन्होंने आज भी पेश नहीं किया। लेकिन फिर जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने बाकायदा तौर पर वार्निंग दी, और बल्कि बड़ी सीरियस वार्निंग दी। उन्हें कहा अगर आपने अभी परवेज़ इलाही को पेश नहीं किया तो मैं नैब के हुकाम को कहा तो मैं डीजी नैब के वारंट गिरफ्तारी जारी करने लगा हूँ, मैं डीजी नैब लाहौर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दूंगा। फिर क्या था, उसके बाद इनके पेट अपसेट हो गए, इनकी लग गई दौड़ें। जब दौड़ें लगी हैं तो फिर नैब ने बाकायदा तौर पर परवेज़ इलाही साहब को पेश किया। ठीक है जी, अब जारी बात है डीजी नैब के वारंट गिरफ्तारी हो तो कितना मज़ा आ जाता। लेकिन बहरहाल जस्टिस साहब ने फौरी तौर पर ना परवेज़ इलाही साहब की रिहाई को हुक्म दी। हर केस ही उनका 2 नंबर है, हर तरीके से उनके ऊपर जिस तरीके से जो कोशिशें की गई हैं। फिर पूछा जज साहब ने नैब हुकाम से कि जब इंट्रा कोर्ट पे अपील खारिज हो चुकी थी परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, तो उसके बावजूद आपने नैब अदालत से रिमांड कैसे ले लिया? आपने नैब अदालत को क्यों नहीं बताया कि इंट्रा कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर इसकी अपील खारिज हो चुकी है? उन्होंने कहा ये ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं, पूरी इंक्वायरी होगी कि परवेज़ इलाही के साथ सलूक किस किस्म का किया गया है। दीगर केसेस में भी गिरफ्तारी रोकी है जी, ये भी हो गया है। नैब गिरफ्तार करना नहीं चाह रही और पुलिस को हुकाम ने, पुलिस जारी है, पुलिस के जो चीफ़ हैं, जो चीफ़ की किसी के साथ चीफ़ हुई है ना, तो उन्होंने कहा नहीं परवेज़ इलाही बाहर ना जाए, नहीं तो सब कुछ रह जाना है। तो पुलिस नैब से मन्नत समाजत कर रही थी कि खुदा का वास्ता आप इनको इधर से पकड़ लें, गिरफ़्तार कर लें। नैब ने कहा हमने नहीं, हमारे डीजी को गिरफ़्तार कर देंगे भाई, उनका हुक्म है। अगर ऐसी कोई बात है, हमारे पास कितने फ्रॉड लगाए हम लोग, फ्रॉड लगाने की भी एक इंतहा होती है। तो बहरहाल पुलिस में, और सुना भी है कि वहाँ हाथापाई भी हुई है नैब हुकाम और पुलिस के अफसरान के दौरान। लेकिन बहरहाल आज परवेज़ इलाही साहब बड़ा इम्तिहान था, कोई शक नहीं, बड़ा इस उम्र के इस हिस्से में एक बड़ा इम्तिहान था जो बहरहाल उनको रिहाई और किसी भी केस में गिरफ्तारी ना करने का हुक्म दिया गया है। उधर इलेक्शन के मामले पर सूरत हाल बहुत दिलचस्प हो गई है, बड़ी अहम हो गई है। सदर ने अपनी कानूनी टीम से मुकम्मल मुशावरत कर ली है जी, और मुशावरत के बाद इम्कान यह है कि सदर ने आज वेट करना है इलेक्शन कमीशन का। ठीक है जी, चीफ इलेक्शन कमीशनर के अगर उन्होंने आज कोई तारीख, टेंटेटिव तारीख अगर कोई तजवीज़ नहीं की तो सदर इलेक्शन कमीशन को अपनी हुज्जत तमाम करेंगे। पूरी लीगल प्रोसेस है, उसके तहत नवंबर की तारीख तजवीज़ करके इलेक्शन कमीशन को सदर अपना दूसरा ख़त भेजेंगे कि आप नवंबर की तारीख दे दें, आइन की रूह से आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है जी, और ये पूरा लीगल प्रोसेस है। सदर के पास अब भी आर्टिकल 48 के तहत इख्तियार है इलेक्शन की तारीख देने का। ठीक है जी, और मतलब और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है ना पंजाब के इलेक्शन के हवाले से, KPK के इलेक्शन के हवाले से, कि इलेक्शन कमीशन पर इख्तियार ही नहीं है तारीख को एक्सटेंड करने का। तो मतलब सदर सरप्राइज़ देने के लिए तैयार है, यानी मामला सदर इधर सरप्राइज़ देंगे, फिर ये मामला अदालत में जाएगा और फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने इस हीट को भी पकड़ा हुआ है, कानूनी टीम उनके पास भी है, उन्हें भी पता है कि हम फंसने वाले हैं। तो उन्होंने एमरजेंसी मीटिंग बुलाई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, ठीक है, सारे मेम्बरान के साथ, और कहा जा रहा है इम्कान है, जो मैंने आपको सुबह की वीडियो में भी बताया था, कि इलेक्शन कमीशन सदर से पहले ही तारीख दे देगा, कोई नवंबर की कोई तारीख दे देगा। और हल्का बंदियों का वक्त कम करने का फैसला किया गया, सुबह से ये टिकर शिकल चलाए गए थे, तो कोई तारीख दे देगा। फिर जब नवंबर की तारीख आएगी उस वक्त कहा जाएगा ओहो हल्का बंदियों के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है, तो अभी हमें थोड़ा और वक्त चाहिए, तो प्लीज़ अभी हम नहीं कर सकते, उस टाइम को एक्सटेंड करते। तो ये पूरी मनसूबाबंदी है, क्योंकि ना इस्टेब्लिशमेंट और ना नून लीग, ये दोनों नहीं चाहते कि अभी इलेक्शन हो। ठीक है, तो अभी इनको थोड़ी देर चाहिए। तो ये कठपुतलियाँ उसी तरह ही काम करती हैं जिस तरीके से वो कहें। लेकिन मैं खुश इस वजह से हूँ कि सुप्रीम कोर्ट कहे। तो यार मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपने पार्लिमानी सिस्टम रखना है तो उसको चलने दें।
अगर आप खुश हैं सदारती सिस्टम तो उसको चलने दें, हम उधर भी सब्र कर लेंगे। 10-15 बंदों को गालियां देनी है ना पाकिस्तान की बर्बादी की। अगर मार्शल लॉ वाला मामला है तो अगर वो पाकिस्तान को सूट करता तो वो कर, एक चीज़ कर दें। मैं कोई जिद्दोजहद वाला सहाफ़ी नहीं बनना चाहता कि भाई आप ये कर लें, भाई इतनी प्रैक्टिस ना करें। आप कह रहे हैं कि श्रीलंका वाला हाल नहीं होगा। आज श्रीलंका कोलैप्स करके करप्ट होके जी, श्रीलंका की करेंसी वैल्यू ख़त्म हो गई, डिफ़ॉल्ट हो गया। आपने कहते रहे नहीं हुआ नहीं हुआ, आज श्रीलंका की करेंसी की वैल्यू से बदतर करेंसी की वैल्यू हो गई है डॉलर के मुकाबले में। आप मुंह से कहें श्रीलंका की तरह पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, आपने हालत वो डिफ़ॉल्ट वाली करी, सिर्फ मुंह से नहीं कह रहे, हम डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं सर। अगर मैं करेंसी वैल्यू से जज करूँगा तो आज की तारीख में श्रीलंका के 300 $1 के बराबर हैं और हमारे 305 बल्कि 5.5 $1 के बराबर। तो ये डिफ़ॉल्ट की यही तो चीज़ें होती हैं और क्या होती हैं। हाँ, तस्लीम ना करें तो भाई वो मुर्दा है, मुर्दे को कह रहे हैं वो ज़िंदा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ। मुर्दे को ज़िंदा कहने से ज़िंदा तो नहीं हो जाएगा, वो मुर्दा ही रहेगा। तो जो कुछ मर्जी कर ले, वो चाँद है, चाँद नहीं, आप कहने चाँद नहीं है तो भाई चाँद तो है ना, आप नहीं मान रहे। तो बहरहाल जिस तरीके से मर्जी करते रहे। तो बहरहाल आज इलेक्शन कमीशन ने एक तारीख देगा और ये सारी मनसूबा बंदी है। नैब तरमीम सर उधर बड़ा मज़ा है, मैंने जिसकी बिना पर इस गुस्से पे मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं अखलाकियात के दामन को थामे रखूँ। सुप्रीम कोर्ट में तरमीम का ये केस था, अहम पेशरफ भी और रुकावटें भी नज़र आई हैं। रुकावटें अपने ही लोग थे और फहरिस्त पेश की गई कि किसने कितना फ़ायदा उठाया और 12 रेफरेंस का पता चला। अगस्त तक 12 रेफरेंस है जिन्होंने नैब तरमीम से फ़ायदा उठाया जी। आसिफ जरदारी साहब इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं। जाली अकाउंट केस के मरकज़ी मुल्ज़िम है हुसैन लवाई, यानी आसिफ जरदारी साहब ही, उन्हीं के ये दोस्त हैं ना हुसैन लवाई। जाली अकाउंट बड़ा मशहूर ज़माना, बदनाम ज़माना केस था जी। पापड़ वाले, वो चिप्स वाले, फलूदे वाले, ये सारे जी वो लोग हैं। जरदारी साहब से इनका ताल्लुक है। जरदारी साहब के एक और दोस्त है ओमनी ग्रुप वाले, वो भी बड़ा बदनाम ज़माना केस था, अब्दुल गनी मजीद साहब जी, उन्होंने भी इससे फ़ायदा उठाया। ये सब शामिल है जी। और मतलब ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले पीपल्स पार्टी वाले हैं, नून लीग वाले भी, मगर ज़्यादा फ़ायदा पीपल्स पार्टी उठाया जो इस वक्त अलहदा से लाइन लेके बैठी हुई है जी। चीफ जस्टिस ने आज ही फैसला करना था, उमरता बंदयाल साहब ने, उन्होंने कह भी दिया था कि मैं आज ही फैसला करना चाहता हूँ, मगर जो साथी जज थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो किसी और ही मूड में थे, वो मैं मूड उनका आगे चल के बताता हूँ। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस ने कहा कि कल हमने पढ़ा तो हमें एक और हुक्म नज़र आया इस कानून के अंदर कि बाहमी कानूनी तामुन से हासिल शवाहिद की हैसियत ख़त्म कर दी गई है। यानी दुबई में अगर जायदादें मैंने बनाई हैं और पैसा मैंने छुपाया है तो मैं जो दुबई हुकाम मुझे अपडेट्स देंगे ना, उसकी अब कानूनी हैसियत ख़त्म हो गई है। नैब को खुद जाके तहकीक करनी है, यानी बाहमी कानूनी ताउन जिन जिन ममालिक से उसकी उन शवाहिद की हैसियत ख़त्म कर दी गई है। स्विट्ज़रलैंड के, बरतानिया के, अमेरिका के अगर हमारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है और हम शवाहिद की बुनियाद पर उनसे पूछना चाह रहे हैं कि फ़लाना है, तो वो जो शवाहिद देंगे उसकी हैसियत ख़त्म हो चुकी है। यानी अब नैब को खुद जाकर शवाहिद इकट्ठे करने हैं, ये चीफ जस्टिस ने बोला। यानी इसका यही मतलब है कि पाकिस्तान की आवाम का लूटा गया पैसा, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी का अगर आपको पता करना है तो पाकिस्तान की आवाम अपने टैक्स से मज़ीद पैसा दे ताकि तहकीक हो सके। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत महंगे पड़ेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा मतलब गैर मुल्की असासाजात जानने के लिए हाथ से पैसा देना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने ये बोला। अच्छा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब किसी और मूड में थे, वो मामले को बार बार सियासी करना चाह रहे थे। उनका ये कहना था कि अगर करप्शन की है किसी बंदे ने, यानी जरदारी साहब ने, तो ऐसा करें, ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने, तो अवाम उनको वोट ना दें, नई पार्लियामेंट आए, नई कानूनी तरमीम कर ले। अच्छा, ये तो बड़ा आसान काम बोल दिया जज साहब ने कि जिसने करप्शन किया है उसको अवाम अगली बारी वोट ना दे। तो भाई माफ़ी के साथ जो हमारे जुडिशरी में जज हैं वो क्या दही लेने आए हुए हैं? उनका क्या काम है? अगर अवाम ने ही इंतकाम लेना है, अवाम ने ही अपने पैसे का हिसाब लेना है, अवाम ने ही लूट मार का हिसाब लेना है, तो अवाम क्या करे? तो ये फिर जुडिशरी क्यों है? ये जजेस क्यों हैं? ये एहतसाब के इदारे क्यों हैं? मैं मंसूर अली शाह साहब से बसद एहतराम पूछता हूँ, ये क्यों है फिर? जब अवाम ने ये करना है कि अगली बारी जो सरदारी ने लूटा, नवाज शरीफ ने लूटा, इमरान खान ने लूटा, जैद बकर जिसने भी लूटा, अगली बारी उनको वोट नहीं देना, तो फिर आप लोग किस लिए हैं? आप लोग किस लिए? और वोट के लिए भी भाग रहे हैं। वो एक दूसरी पटिशन है कि 90 रोज़ में इंतखाब नहीं होगा। क्या चिड़ी छिक्का खेल रहे हैं हमारे साथ।
बहरहाल आप लोगों के पेट्रोल के टैंक फ्री हैं सर, सरकारी तौर पर पेट्रोल आपको फ्री मिल रहा है, आपको क्या तकलीफ़ है? 305 का हो गया है, आपको क्या तकलीफ़ है? जो सो मोटरसाइकिल वाले से पूछें। आपका बिजली का बिल फ्री है, नहीं है जुडिशल कॉलोनी में बिजली का बिल फ्री, तो देख लें, मुझे मैं चैलेंज करता हूँ जुडिशल कॉलोनी में बिजली का बिल फ्री है, नहीं है तो मुझे बता दें। तो उससे पूछें सर, जिसकी तनख्वाह 20,000 है और बिजली का बिल 25,000 आया है, अब उसने घर ग्रॉसरी सब कुछ कर रही है, ये तो उससे पूछें। ये पीक टाइम कौन से होते हैं बिजली के? हर टाइम पीक होता है। क्या बिजली की कास्ट बढ़ जाती है शाम 5 बजे के बाद? ये सब ड्रामेबाजी है, हमें लूटने के तरीके हैं। तो आप कह रहे हैं जिन्होंने लूटा है उनको अगली बारी वोट ना दें, हम नहीं देंगे। आपकी मौजूदगी क्या है, वो कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, मेरा ये सवाल था। अच्छा, बहरहाल उन्होंने फुल मुतनाज़ा करने की कोशिश की जी इन तरमीम वाले मामले को, मंसूर अली शाह साहब ने, और बहरहाल ये सब चीज़ें थी। तो उसके अलावा उन्होंने थोड़ा सियासी भी किया, इमरान खान ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, तो जज ख्वाजा आरिफ साहब ने कहा कि यार ये उनका सियासी राइट था, तो सियासी चीज़ों को छेड़ के ना वो मामले को थोड़ा मुतराज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल मैंने आपके सामने एक केस रख दिया, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। शाह महमूद कुरैशी साहब का जुडिशल हो चुका सैफर केस में, अब जारी बात है उनकी रिहाई है, अब ज़मानत उनकी होनी है। तो उन्होंने कहा नहीं अभी तो अंदर करना है। तो एक दूसरा केस है खन्ना थाने में, थाना खन्ना में, उनमें अदम पैरवी की बिना पर उनकी ज़मानत खारिज कर दी गई। भाई हो ही उनकी अदालत के अंदर, हो ही हिरासत के अंदर, तो फिर अदम पैरवी बाकी केसेस में होनी है ना। ये तो रियासत का काम है उस बंदे को पेश करना। ये जिस तरह इमरान खान साहब के साथ कर रहे हैं, वो ही अब शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, फीडबैक में बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।